डूज़ एंड डोंट्स इन आइल्स राइटिंग। बेसिकली क्या क्या चीज़ें आपको आइल्स राइटिंग में करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए, आज वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है सेंटेंस फॉर्मेशन। सेंटेंस फॉर्मेशन का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि किस तरह के हमने सेंटेंसेस यूज़ करने हैं और हमारी ग्रामर बिल्कुल सही होनी चाहिए, ग्रामेटिकली एरर्स नहीं होने चाहिए। कनेक्टर्स और लिंकिंग वर्ड्स का ज़रूर यूज़ कीजिए। इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई हुई है कनेक्टर्स और लिंकिंग वर्ड्स पे, जो आपको इसमें यूज़ करने हैं। पंक्चुएशंस होते हैं जैसे कॉमा, सेमी कॉलन, ये कहाँ यूज़ करने हैं। जैसे कई बार हमें एग्जाम्पल देना है तो एग्जाम्पल देने के लिए हम फॉर एग्जाम्पल नहीं लिखते हैं, उसमें हम सेमी कॉलन का यूज़ कर सकते हैं उसकी जगह। एग्जाम्पल्स दीजिए। जैसे कोई रिसर्च हुई है, रिसर्च कंडक्टेड बाय सो एंड सो यूनिवर्सिटी इन सो एंड सो ईयर, तो आप ये रिसर्चेस का भी एग्जाम्पल दे सकते हो। ये इररिलेवेंट नहीं माना जाएगा, कोई भी आपका बैंड स्कोर लूज़ नहीं होगा इसकी वजह से। तो एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो। इफ़ेक्टिव वोकेबलरी आपकी इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, बिल्कुल रेलिवेंट होनी चाहिए, आपकी उससे मेल खाती होनी चाहिए। और वोकेबलरी हमेशा वो यूज़ कीजिए जिसको आप सेंटेंस में भी यूज़ कर सको और जिसका मीनिंग आपको खुद को बहुत अच्छे से क्लियर हो। यानी कि नेट से कोई भी रैंडम वोकेबलरी आप यूज़ कर सकते हो, उसको देखोगे वो फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, नेट पे लिखा आ जाता है, तो आप उसी हिसाब से यूज़ कीजिए। सिनोनिम्स जो है ये बहुत ही ज़रूरी हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि राइटिंग टास्क 2 और 1 में जो भी आपको इंट्रोडक्शन फॉर्म करनी है, बनानी है, उसमें कभी भी आपको इंट्रोडक्शन के क्वेश्चन से वर्ड्स कॉपी नहीं करने हैं। वो आपको हमेशा सिनोनिम्स से पैराफ्रेज करके ही इंट्रोडक्शन बनानी है। तो इंट्रोडक्शन को जब आप रीफ्रेज करते हो, मोल्ड करते हो, तो क्वेश्चंस वाले सेम वर्ड्स आपको कॉपी नहीं करने, उसके बैंड्स नहीं मिलेंगे। देन इज़ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आपको बनाने आने चाहिए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कौन से होते हैं? ऑल्दो हो गया, वेयर एज हो गया, नेवरदीलेस, नॉनदीलेस, जिसमें ये वर्ड्स लग गए, बट लग गया, बिकॉज लग गया, जिसमें बेसिकली आप कोई कंजंक्शन ऐड कर देते हो। तो ये सारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की फॉर्म्स हैं। इस पे मेरा प्रीवियस वीडियो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देन इज़ जनरल प्रोनाउंस जो ही, शी, इट हैं और माई है, आई है, ये आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करने हैं। ज़्यादा जो हम यूज़ करते हैं अपने राइटिंग टास्क 2 में, वो हम क्या यूज़ करते हैं? दे, फाइन, लाइक थर्ड पर्सन। तो ये प्रोनाउंस का आपको बहुत ध्यान रखना है। स्पेशली हम यू का यूज़ बिल्कुल नहीं करते हैं, ना ही स्पीकिंग में ना ही राइटिंग में। यू, योर, ये तो बिल्कुल ही अवॉइड करने हैं। आई का यूज़ भी आपने, या माई का यूज़ भी सिर्फ तब करना है जब आपने कोई अपना पर्सनल ओपिनियन आपसे पूछा गया क्वेश्चन में और आपने उसका आंसर देना है। तो प्रोनाउंस का आपको बहुत ध्यान रखना है। हम कभी भी, आप राइटिंग टास्क 2 देखोगे, उसके सैम्पल्स देखोगे, कभी भी हम ही, शी का भी यूज़ नहीं करते हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से बच्चे टास्क 1 और 2 की जो टाइमिंग है 1 आवर में कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो उसको कंप्लीट करने के लिए, तो उस जो इशू है उसको रिसॉल्व आप कैसे कर सकते हो? आपको ये घर पे प्रैक्टिस करनी चाहिए 1 आवर का टाइमर लगा के। उसके लिए आपको क्या करना है कि इधर या तो पहले आप टास्क 1 करो, उसके बाद टास्क 2 करो 1 आवर के टाइमिंग में, और देखो आपके पास कितना टाइम बचता है या कितना आपका इनकम्प्लीट रह गया, इस चीज़ को चेक करो। देन टास्क 2 को पहले करो, टास्क 1 को बाद में करो। तो इससे क्या होगा, आपकी दोनों तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी। कुछ बच्चों को टास्क 2 पहले करना कन्वीनियंट लगता है, तो उनका टाइम सेव हो जाता है, तो वो टास्क 1 बाद में करते हैं। कहीं टास्क 1 पहले करते हैं, वो टास्क 2 बाद में करते हैं। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखो। टास्क 2 पहले करने का बेनिफिट एक ये हो जाता है कि आप जब क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपको आइडियाज़ फ्लो में आ जाते हैं। एक बार क्वेश्चन रीड कर दिया, उसके बाद अपने क्वेश्चन पेपर पे वो बना लिए पॉइंट्स उसके, जो आपने अपने BP1 बॉडी पैराग्राफ 1 और 2 में लिखने हैं। देन उसके बाद एक बार आपने लिखना शुरू किया, फ्लो में आइडियाज़ आते जाते हैं। टास्क 1 में क्या होता है, आपने जब डाटा देना किसी चीज़ का, कितनी चीज़ इंक्रीज़ हुई, डिक्रीज़ हुई, कौन से ईयर में ज़्यादा उछाल आया, अपवर्ड गया, डाउनवर्ड गया ट्रेंड, तो आपको बार बार क्रॉस चेक करना पड़ता है क्वेश्चन से। तो वो कई बार टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो इसलिए ये आपका अपना बिल्कुल डिसीजन रहेगा आपको कौन सा टास्क पहले करना है। पर इसको करने के लिए टाइम मैनेजमेंट, इस चीज़ को अचीव करने के लिए कि प्रॉपर टाइम पे आपके दोनों टास्क आप कर सको, आपको ये घर पे प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए। स्टे ऑन टॉपिक, आपको टॉपिक पे ही रहना है, टॉपिक से बिल्कुल भी डेविएट नहीं होना है। डेविएट का मतलब बिल्कुल आपको पूछा कुछ है, आप जवाब कुछ दे रहे हो या इररिलेवेंट से कोई पॉइंट्स वो नहीं होने चाहिए। तो टॉपिक पे रहिए। राइट क्लियरली,
क्लियरली लिखें ताकि एग्जामिनर को समझ आ जाए। अब कई लोगों की हैंड राइटिंग ऐसी होती है तो उसको भी क्लियरली लिखने की कोशिश कीजिए। हैंड राइटिंग चाहे आपकी इतनी अच्छी भी नहीं है, पर वर्ड्स अगर उसको क्लियर समझ आए तो आपको बैंड्स मिल जाएंगे। स्पेलिंग्स का ध्यान रखिए, दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ग्रामर। ये तो हो गए जितने भी हमारे डूज थे जो हमें चीज़ें करनी चाहिए। अब डोंट्स, इनफॉर्मल लैंग्वेज आपको यूज़ नहीं करनी है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, यू योर का यूज़ आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना है, ये इनफॉर्मल में ही आ जाता है। देन उसके बाद स्लैंग्स नहीं देने हैं, जैसे वर्ड्स ईट अप नहीं करने हैं। देन उसके बाद आपको चैट लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है, शॉर्ट में नहीं लिखना है। तो ये सारा दिस इज़ अ पार्ट ऑफ इनफॉर्मल लैंग्वेज। देन उसके बाद कॉन्ट्रैक्शंस जैसे शॉर्ट आपको हैज़ंट, कांट, डजंट, डोंट, ये सब कुछ यूज़ नहीं करना। हैवंट आपको पूरा लिखना है, जैसे कैन नॉट, हैज़ंट का हैज़ नॉट, हैव नॉट, कुडंट, कुड नॉट। शॉर्ट फॉर्म्स फॉर एग्जांपल को जैसे हम ईजी लिख देते हैं तो ये वहाँ पे नहीं अलाउड है, नहीं चलेगा आपके टास्क 2 या 1 में। तो फॉर एग्जांपल आपको पूरा ही लिखना पड़ेगा। अब जैसे अगर एब्रीवेशंस की बात करें, एब्रीवेशंस भी हमें अलाउड नहीं है। तो AC है तो इसको भी आपको फुल फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा, एयर कंडीशनर। तो शॉर्ट फॉर्म या एब्रीवेशंस नहीं चलेंगी, नॉट अलाउड। देन उसके बाद अगर आप अंडर लेंथ लिखते हो तो उसके लिए आपको पेनल्टी पड़ती है। अंडर लेंथ फॉर एग्जांपल अब आपका जैसे टास्क 2 है, उसकी अगर आपको उन्होंने वर्ड लिमिट दी हुई है दैट इज़ 250 to 280 वर्ड्स। तो अगर आप 250 वर्ड्स से भी कम लिखते हो, सपोजिंगली आपका ऐसे बना है 240 वर्ड्स का, तो आपके 10 वर्ड्स कम हो गए। तो शॉर्ट ऑफ वर्ड्स के कारण आपको मतलब आपके बैंड्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे, लाइक 0.5। फिर अगर उससे भी कम आप वर्ड्स लिखते हो, 235 हो गए, 230 हो गए, 1 बैंड कम हो जाएगा, 1.5। और नीचे कॉलम दिया होता है उन्होंने अपने चेकिंग वाले में कि आपको किस चीज़ की पेनल्टी पड़ी है, तो उसमें लिखा होता है शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। तो वो आपको उसमें मतलब उस कैटेगरी में आपके बैंड्स डिडक्ट कर लेते हैं। तो ये पेनल्टी आपको पड़ती है कि बैंड्स कम मिलते हैं अंडर लेंथ के। तो आपको इतना मतलब प्रैक्टिस करनी चाहिए कि आप उतना उसको स्ट्रेच कर सको अपने ऐसे को और 280 वर्ड्स तक ले जा सको। पर्सनल प्रोनाउंस, जैसे मैंने आपको पहले बताया, पर्सनल प्रोनाउंस आपको यूज़ नहीं करने हैं, चाहे वो फर्स्ट पर्सन है चाहे सेकंड पर्सन है। आई, यू, वी, माई, ही, हिज, शी, हर, लाइक इनका जो यूज़ है वो कम से कम करें। ही, हिज तो फिर किसी ना किसी जगह यूज़ हो जाता है, हिज या हर, और बाकी के जो पर्सनल प्रोनाउंस हैं वो बिल्कुल अवॉइड कीजिए। पर्सनल एग्जाम्पल्स आपको नहीं देने हैं। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, आपको एग्जाम्पल्स किस तरह के देने हैं। आप कोई रिसर्च का दे सकते हो, कोई सर्वे हुआ है उसका दे सकते हो, फेक एग्जाम्पल उसका डाल सकते हो, पर जो पर्सनल एग्जाम्पल्स हैं वो बिल्कुल अवॉइड करो कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरी फैमिली में ऐसा हुआ था, मेरे फ्रेंड के साथ हुआ था। डोंट डू दिस, वो बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है। इररेलिवेंट कंटेंट क्या होता है कि आपको क्वेश्चन कुछ पूछा और आप आंसर कुछ दे रहे हो, आपका जो क्वेश्चन है उससे आपका आंसर मैच ही नहीं कर रहा है। तो इररेलिवेंट कंटेंट यानी इनफॉर्मल लैंग्वेज भी उसी में ही आ जाता है। फाइन। सो आइल्स और इंग्लिश की ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।